गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 विषय इतिहास, वही हमारा पार्ट 5 ही चल रहा है, उपनिवेशवादी आक्रमण। उसका दूसरा वीडियो जो है, आज हम पढ़ेंगे भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले हम भारत में उपनिवेशवाद की शक्तियों का प्रवेश और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का व्यापारिक संबंध यूरोप से प्राचीन काल से था। यूरोप के जो जितने भी देश थे तो उनका प्राचीन काल से हमारा भारत का उनके साथ संबंध था। व्यापार के 3 प्रमुख मार्ग थे यहाँ पे। कौन कौन से थे? पहला मार्ग मध्य एशिया की आंगसस नदी से कैस्पियन व काले सागर तक, पहला मार्ग बताया मैंने अभी। दूसरा मार्ग सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर को, दूसरा था सीरिया से होता हुआ भूमध्य सागर, व तीसरा मार्ग लाल सागर से होता हुआ मिस्र और भूमध्य सागर तक यूरोप तक जाता था। 15वीं शताब्दी में ये मार्ग असुरक्षित होने लगे थे और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार में आने से ये मार्ग बंद हो गए। पहले ये मार्ग चल रहे थे, यानी भारत का यूरोप के साथ सीधा कहीं ना कहीं संबंध था। सीधा है ना, भारत और भारत यूरोप, ये यूरोपीय देश थे और यूरोपीय देश का भारत के साथ जो है कहीं ना कहीं संबंध। 3 प्रमुख मार्ग बताए यहाँ पे। 3 मार्ग है, जो भूमध्य सागर से था, लाल सागर से था, ठीक है, और एक जो था कुशांग जो भूमध्य सागर से, एक काले सागर से था। 3 सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। यहाँ से ये यूरोपीय जो थे भारत में पहुँचते थे। भूमध्य सागर मध्य से, एक लाल सागर हो गया और एक काला सागर हो गया, यहाँ से भारत से चलते थे। कब तक? लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया ने अधिकार कर लिया। कहाँ पर? तुर्कों पर। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, उसके बाद में मार्ग बंद हो गया। अब देखो, अब भारतीय माल, वस्त्र, मसाले आदि प्राप्त करने के लिए यूरोपीय लोग नए समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। अब यूरोपीय लोग नए समुद्री मार्ग की खोज करने लगे क्योंकि वहाँ पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो ऐसा नया समुद्री मार्ग ढूंढा जाए, यूरोपीय लोग ढूंढ रहे थे ताकि वो भारत पहुँच जाए, क्योंकि उनको मसाले की ज़रूरत थी, नए कपड़ों की ज़रूरत थी, नए माल की ज़रूरत थी, ठीक है। सबसे पहले स्पेनवासी कोलंबस, यहाँ लिखा हुआ है स्पेन का था ये कोलंबस, लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेन का कोलंबस था। इसने 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला एवं अमेरिका पहुंच गया। बेचारा निकला था भारत की खोज में, लेकिन लक खराब था, भारत की जगह कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। कौन था? कोलंबस, ठीक है। उसके बाद में प्रथम यूरोपीय था वास्को डी गामा, जिसने 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा और वहाँ पे उसने भारत की खोज की। कहाँ पहुँचा? सबसे पहले कालीकट बंदरगाह, ये इधर लिख रहा हूँ साइड में, कालीकट पहुंचा और उसने भारत की खोज की, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं वास्को डी गामा था जो आशा के अंतरीप के रास्ते होता हुआ मोजाम्बिक पहुंचने पर एक भारतीय पथ प्रदर्शक द्वारा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरियन ने अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए उसको स्वागत किया और उसे सुविधाएं प्रदान की। बताया था हमारे यहाँ की शुरू से संस्कृति रही है अतिथि देवो भव, ठीक है। लगभग 3 माह तक वह भारत में रहा, उसके बाद में वापस चला गया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कन्नानौर, कालीकट, कोचीन में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फिर दूसरी बार वापस वो भारत आया 1502 में, ये याद रखना। 1498 में खोज की, उसके बाद में 1502 में वापस भारत में आया, ठीक है। 1502 में भारत में आया और उसने वहाँ पे 3 जो है बंदरगाह स्थापित किए। तीनों बंदरगाहों के नाम लिख देता हूँ मैं। वास्को डी गामा ने 3 कौन कौन से बंदरगाह स्थापित किए थे उसके बारे में। 3 उसने बंदरगाह स्थापित किए, कन्नानौर, कालीकट और कोचीन। कन्नानौर, दूसरा कालीकट और तीसरा है आपका कोचीन। ये 3 बंदरगाहों की स्थापना की किसने की? कोलंबस ने, सॉरी वास्को डी गामा ने, ठीक है ना। कोलंबस मत याद रख लेना, वास्को डी गामा ने की। उसके बाद में उसने पहली बार एक वायसराय वहाँ से आया, पुर्तगाली थे ये, डी अल्मोड़ा। ये जरूर याद रखना, नीले पानी की नीति, क्वेश्चन आता है नीले पानी की नीति से आप क्या समझते हैं? नीले पानी की नीति बोर्ड में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ नीले पानी की नीति। डी अल्मोड़ा था ये, डी अल्मेड़ा ने एक नीति अपनाई, ठीक है। उसने समुद्री शक्ति को बढ़ाया।
जो कि नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाली वायसराय था, पूरा लिख देता हूँ, पुर्तगाली वायसराय इसे नीले पानी की नीति कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो कॉपी में। वास्को डी गामा जिसने 3 बंदरगाह स्थापित किए, कन्नानूर, कॉलिकट और कोचीन, 3 बंदरगाह उसने स्थापित किए। उसके बाद में उसने अपना वायसराय भेजा जिसका नाम था डी अल्मेडा, पुर्तगाली वायसराय था, जिसने समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इसे नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है नीले पानी की नीति के नाम से, या नीले पानी की नीति किसे कहते हैं, तो डी अल्मेडा वायसराय था पुर्तगाल का। उसने सामुद्रिक सैन्य शक्ति को बढ़ाया, यानी समुद्र में सैनिक शक्ति बढ़नी चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से दूसरे जो बाकी जो यूरोपीय देश है वो भारत में आसानी से नहीं घुस सके, और उस नीति को नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, उतार लिया होगा, मुझे पता है स्पीड बहुत फास्ट है आप लोगों की। देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, इस समय पुर्तगाली शक्तियों प्रभाव में वृद्धि हुई। डी अल्मेडा के समय बीजापुर शासक यूसुफ आदिल खान से संघर्ष कर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया गया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। 1510 ईस्वी में, और अभी तक भी सबसे बाद में जो भारत का स्वतंत्र होने वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो गोवा ही था, ये याद रखना। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर लिया। कोई गोवा बोलते हैं, गोआ बोलते हैं, जो भी है, गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी 1510 में पुर्तगालियों ने क्या करा, आदिल शाह था वहाँ का शासक, उसको हराया, बीजापुर के शासक और गोवा पे अधिकार कर लिया। अब गोवा पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बन गया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली शक्ति का होश हुआ, केवल गोवा, दमन और दीव तक सीमित रह गए। 1961 में पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र होकर ये राज्य भारत के अविभाज्य अंग बन गए। यानी ये कब स्वतंत्र हुए थे, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन एवं दीव 1961 में। 1961 में ये स्वतंत्र हुए। भारत आज़ाद तो कब हो गया था, 1947 में हो गया था। 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था। बाद में 1961 में जो है गोवा पे, दमन पे और दीव में जो है किसका अधिकार हो गया, भारत का अधिकार हो गया। उसके बाद में फिर आए डच, हमारे यहाँ पे उतार लिया होगा, ठीक है। फिर आए हमारे यहाँ पे डच दूसरे नंबर पे। अब आए डच साहब। अन्य यूरोपीय देशों की तरह डेनमार्क के निवासियों ने भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तंजौर जिले में आबादी की स्थापना की। 1676 में उन्होंने सियारामपुर पर अधिकार कर लिया। इतने में वे अपनी नींव दृढ़ नहीं कर सके, अपनी बस्तियां 1845 में अंग्रेजों को बेच दी। यानी ज़्यादा रुके नहीं वो, डेनमार्क के जो निवासी थे, डच जो थे, वो ज़्यादा रुके नहीं, ठीक है। डच हॉलैंड के निवासी थे। उससे पहले ऊपर देखिए, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कुछ व्यापारियों के मिलकर 1602 में इन्होंने स्थापना की थी, यूनाइटेड की, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। और उन्होंने, डचों ने कहाँ कहाँ पे स्थापित किया था शासन, मार्टम, मलक्का, जावा, सुमात्रा, ठीक है, मछलीपट्टनम,
ठीक है, और निजामपट्टनम, निजामपट्टनम। यहाँ पे उन्होंने डचों ने 1602 में यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था। डेनमार्क से पहले आ गए थे ये डच, डेनमार्क वाले तो बाद में आए थे, और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। लेकिन भारत में डच, अंग्रेज एवं डचों ने मिलकर प्रयास किया, मित्र के रूप में दाखिल हुए। आगे चलकर दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस यानी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि 1623 में डचों ने इंडोनेशिया के अम्बोया से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने मुख्य रूप से भारत में शरण ली। भारत में डचों के अधिकार में मद्रास तट पर नागपट्टनम तथा बंगाल में चिंसुरा के प्रदेश थे। प्रारंभ से अंत तक भारत में डचों की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं रही, ज़्यादा उनकी स्थिति नहीं रही। डेनमार्क की भी स्थिति ज़्यादा नहीं रही, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। अब हमारे फिर उसके बाद में आने वाले जो थे वो थे अंग्रेज। इसके बाद में डचों के बाद में ये उतार लिया। डचों ने कहाँ पे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ये उतार लीजिए, बाटम, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मछलीपट्टनम एवं निजामपट्टनम। ओके गाइज, अब हम देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा भारतीयों का खून पीने वाली जाति अंग्रेज़। इसलिए काल ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से लिखने का कारण ये था क्योंकि दिल से काले थे साले। अब देखो अंग्रेज़ के बारे में बात करते हैं। 1588 में अंग्रेजों की स्पेनिश आर्मेडा पर विजय होने के बाद भारत में सीधे व्यापार करने की उनकी इच्छा बढ़ी। 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में प्रमुख ब्रिटिश व्यापारियों ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाने का निश्चय किया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लंदन के व्यापारियों की कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसका पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम बहुत बड़ा था। और 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ से इन्होंने अपना वो लेकर एक व्यापारिक पत्र लेकर 1600 ईस्वी में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलेंगे इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी ये लिख देता हूँ, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके गवर्नर को एक व्यापार अधिकार पत्र प्रदान किया। कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर के सूरत बंदरगाह में पहुंचा। 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज, जिसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था उस व्यापारिक जहाज का? हेक्टर जहाज। कप्तान हॉकिंस, ठीक है, उसके नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचा। कहाँ पे पहुंचे? सबसे पहले ये सूरत बंदरगाह में पहुंचे। सूरत बंदरगाह 1612 में कप्तान बेस्ट ने सूरत के समीप पुर्तगालियों को पराजित किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रभाव में वृद्धि हुई। अंग्रेज कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान हो गई। और 1615 में, ये इम्पोर्टेंट है कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, याद रखना वही है, सर टॉमस रो को जहांगीर द्वारा, मुगल शासक था, जहांगीर द्वारा बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। व्यापार करने की अनुमति मिली। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट। मिल गई उनको। उसके बाद में अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में भी उन्होंने व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिए। 1616 में कालीकट, 1633 में मछलीपट्टनम तथा 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज व्यापारिक कोठियों की अनुमति प्राप्त हुई। व्यापारिक कोठियों का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये व्यापारिक कोठियाँ थी जिनका नाम था, क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज।
ये अंग्रेजों की व्यापारिक कोटियां थी, अंग्रेजी व्यापारिक कोटियां। ठीक है, कुल मिला के अंग्रेजों ने अपनी स्थिति यहाँ पे आते ही मजबूत कर ली और 1640 तक उन्होंने अपनी स्थिति पूरी तरह से मजबूत कर ली। उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और उसके बाद में उनकी स्थिति अब और ज़्यादा जो है थोड़ी सी यहाँ पे सही हो चुकी थी। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के रूप में बम्बई मिला। यानी ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय विवाह करता है पुर्तगाल की राजकुमारी से, दहेज के रूप में मिलता है बॉम्बे। देखो विडंबना भारत की। दो व्यापारिक यूरोपीय देश, एक लड़का दूसरा लड़की, चार्ल्स प्रथम जो कि ब्रिटिश का था पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी कर रहा है, बम्बई उसको दहेज के रूप में मिल रहा है। वह कंपनी को 1661 में मात्र 10 लाख पाउंड वार्षिक किराए पर प्राप्त हो गया। 1651 में हुगली में कारखाना, हुगली पश्चिम बंगाल में है भाई, कारखाना 1696 में कोलकाता में कारखाने के साथ एक दुर्ग बनाया, इसे फोर्ट विलियम को नाम दिया गया। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सम्राट फोर्टिशियर को रोग मुक्त करने से प्रसन्न होने पर सम्राट ने 1717 में फरमान में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। उसे दस्तक विशेष अनुमति पत्र दे दिया गया। एक विशेष अनुमति पत्र है, ये उतार लिया होगा, मिटा दूँ? ओके। दस्तक क्या था, ये भी क्वेश्चन आता छोटा। दस्तक क्या है? दस्तक विशेष, दस्तक का जो है भाई, दस्तक क्या है? दस्तक का है विशेष अनुमति पत्र। विशेष व्यापारिक लिख लेते हैं हम, विशेष व्यापारिक अनुमति पत्र बिना चूंगी शुल्क के, उसको क्या कहा जाता था? दस्तक। विशेष व्यापारिक अनुमति पत्र, उसको दस्तक का नाम दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार जो है फोर्टिशियर को, उसने वहाँ का डॉक्टर था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उसने उसको पुश कर दिया, मतलब रोग से मुक्त कर दिया। तो उसने पूरे बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं अंग्रेज, उनको चुंगी मुक्त है, कोई उन पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। इस प्रकार एक तरह से बंगाल को सौंप दिया, भैया बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरा तुम्हारा। जो कि पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा और व्यापारिक केंद्र है, सबसे ज़्यादा बंदरगाह भी वहीं स्थापित है, खनिज संसाधन है, और बहुत एक तरह से सामरिक दृष्टि से, भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक मुकुट के रूप में उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार भारत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई, किस प्रकार विदेशी जो यहाँ पे आकर धीरे धीरे अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर देखना। पार्ट जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, 6 चैप्टर ये आने हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना, गुड बाय।